तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बातों से। ये नोट्स बताते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत उत्तरी गोलार्ध में है और आकार के लिहाज से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश और आबादी में दूसरा। बिल्कुल, और ये स्थिति इसे दक्षिण एशिया में एक बहुत खास जगह देती है। अगर हम नक्शे को देखें तो जैसा कि जानकारी में है, उत्तर में तो हिमालय की जैसे दीवार सी है और दक्षिण पूर्व पश्चिम में विशाल महासागर। ये जो प्राकृतिक सीमाएं हैं ये इसे एक उपमहाद्वीप जैसा बना देती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात जो नोट्स में है वो है कर्क रेखा का देश के लगभग बीच से गुजरना। इसका सीधा असर यहाँ के तापमान और मौसम पर पड़ता है। मतलब देश को मोटे तौर पर 2 जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है ये रेखा। हाँ, ये जानना जरूरी है कि कैसे सिर्फ लोकेशन ही यहाँ के मौसम पर इतना असर डालती है। चलिए अब भारत के जमीनी हिस्सों पर आते हैं। स्रोत कहते हैं कि भारत को मोटे तौर पर 6 मुख्य भौगोलिक हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला जिक्र है उत्तर के महान पर्वतों का। जाहिर है हिमालय। ये तो सिर्फ पहाड़ों की चोटियां नहीं है जैसा लगता है। सही कहा, ये महज पहाड़ नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था है। स्रोत इन्हें दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में से एक बताते हैं। पश्चिम से पूरब तक ये हजारों किलोमीटर लंबी एक जबरदस्त दीवार बनाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत शायद ये है कि ये मौसम पर बहुत गहरा असर डालते हैं। जैसे मध्य एशिया की वो बर्फीली हवाएं हैं, उन्हें रोकते हैं। अच्छा। और मानसून की हवाओं को रोककर उत्तर भारत में बारिश करवाते हैं। और हाँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियां इन्हीं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से निकलती हैं। हाँ सही। तो ये पानी का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। कमाल है, मतलब ये पहाड़, मौसम और पानी दोनों के लिए इतने अहम है। हाँ, अब इन पहाड़ों से उतरकर अगर हम मैदानों की तरफ देखें तो अगला जिक्र है उत्तर भारत की विशाल मैदान का। जानकारी के मुताबिक ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन नदियों की लाई मिट्टी से बने हैं। सुनने में तो ये बेहद उपजाऊ लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं, और हैं भी। स्रोत इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में गिनते हैं। जलोढ़ यानी वो बारीक मिट्टी जो नदियां बहाकर लाती हैं। लाखों सालों से इन नदियों ने पहाड़ों से मिट्टी लाकर यहाँ बिछाई है, जिससे ये सपाट और बेहद उपजाऊ मैदान बने हैं। यहाँ खेती करना आसान है, पानी भी मिल जाता है, इसीलिए ये इलाके इतने घनी आबादी वाले हैं और हजारों सालों से इंसानी सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। तो इन मैदानों की कहानी मतलब सीधे नदियों और पहाड़ों से जुड़ी हुई है। इसके बाद नंबर आता है प्रायद्वीपीय पठार का। नोट्स में इसे भारत का सबसे पुराना हिस्सा बताया गया है, जिसका आकार त्रिभुज जैसा है। पुराना मतलब कितना पुराना? हाँ, बहुत पुराना। भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये पठार उस प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो करोड़ों साल पहले मौजूद था। अच्छा। मतलब ये हिमालय जैसे नए पहाड़ों से कहीं ज्यादा पुराना और स्थिर भूभाग है। इसकी चट्टानें भी पुरानी, क्रिस्टलीय और रूपांतरित किस्म की हैं। अच्छा। और यही वजह है कि यहाँ कोयला, लोहा, मैंगनीज जैसे खनिज भरपूर मिलते हैं, जैसा कि जानकारी इशारा करती है। इसका त्रिभुज जैसा आकार और ढलान नदियों के बहने की दिशा तय करते हैं। ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अच्छा, तो इसकी पुरानी उम्र और बनावट ही इसे खनिजों का खजाना बनाती है और नदियों का रास्ता तय करती है। दिलचस्प। इस पठार के दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम में समुद्र के किनारे भी हैं तटीय मैदान। स्रोत इन्हें संकरी पट्टियां बताते हैं। क्या इनमें कोई फर्क है? हाँ, इन दोनों में काफी फर्क है, जैसा कि जानकारी से पता चलता है। पश्चिमी तटीय मैदान जो अरब सागर और पश्चिमी घाट पहाड़ों के बीच है, वो काफी संकरा है और बीच बीच में छोटी पहाड़ियां भी हैं। अच्छा। यहाँ कुछ बंदरगाह और कयाल यानी लेगून पाए जाते हैं। लेगून मतलब वो समुद्र का पानी जो जमीन के अंदर तक आ गया हो और लगभग झील जैसा बन गया हो। समझ गए। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा और समतल है। ये मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के डेल्टा बनाने से बने हैं, इसलिए यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और खेती खूब होती है। तो दोनों तटों की बनावट अलग है और वहाँ होने वाले काम धंधे भी अलग हैं। जी बिल्कुल। समझ गया। एक तरफ संकरा और कटाफटा तट, दूसरी तरफ चौड़ा और डेल्टाई मैदान। विविधता यहाँ भी है। और हाँ, पश्चिम में एक और बड़ी चीज है, थार का मरुस्थल।
नोट्स इसे एक विशाल रेगिस्तान बताते हैं। रेगिस्तान मतलब क्या सिर्फ रेत? नहीं, सिर्फ रेत नहीं। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में फैला एक बड़ा सूखा इलाका है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, तापमान बहुत ज्यादा रहता है और तेज हवाएं चलती हैं। लेकिन इन मुश्किल हालात के बावजूद यहाँ एक अनोखा इकोसिस्टम है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जिन्होंने खुद को इस माहौल के हिसाब से ढाल लिया है। अच्छा। हाँ, ये नजदीक के हरे भरे मैदानों से बिल्कुल अलग दुनिया है और भारत की जमीनी विविधता का एक और उदाहरण है। वाकई एक ही देश में इतने अलग अलग नजारे। और आखिर में आते हैं द्वीप समूह। स्रोत दो मुख्य समूहों का जिक्र करते हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप। हाँ, ये दोनों द्वीप समूह भी भारत की भौगोलिक तस्वीर का अहम हिस्सा हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह असल में समुद्र में डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला के ऊपरी हिस्से हैं। माना जाता है कि इनमें से कुछ ज्वालामुखी विस्फोट से बने हैं। ओह! ये अपनी घनी हरियाली और समुद्री जीवन के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जो प्रवाल यानी मूंगे की चट्टानों से बने हैं। हाँ, कोरल रीफ्स। जी, इन्हें अटोल कहते हैं। अटोल मतलब अंगूठी के आकार की मूंगे की चट्टानें, जिनसे द्वीप बन जाते हैं। ये द्वीप अपनी खूबसूरत मूंगा चट्टानों और शांत लैगून के लिए मशहूर हैं। तो दोनों की बनावट और खासियतें बिल्कुल अलग हैं। तो हमने पहाड़ों से लेकर मैदानों, पठारों, तटों, रेगिस्तान और द्वीपों तक का एक तरह से सफर कर लिया। ये सब भारत की जमीनी बनावट के अलग अलग चेहरे हैं। अब बात करते हैं उन नसों की जो इस जमीन को सींचती हैं, यानी नदियां। स्रोत इन्हें मोटे तौर पर दो तरह का बताते हैं, हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीप की नदियां। इनमें मुख्य अंतर क्या है, जैसा कि जानकारी सामने रखती है? देखिए, सबसे बड़ा अंतर इनके पानी के स्रोत और बहने के तरीके में है। जैसा कि स्रोत साफ करते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये ग्लेशियरों यानी बर्फ की नदियों से निकलती हैं। ग्लेशियर पिघलने से इन्हें गर्मी के मौसम में भी पानी मिलता है और बरसात में बारिश का पानी तो होता ही है। इसलिए ये 12 मासी हैं, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। सही। इनका बहाव तेज होता है और ये अपने साथ काफी मिट्टी बहा कर लाती हैं। अच्छा, तो ग्लेशियर्स हैं इनके साल भर बहने का राज। और प्रायद्वीपीय नदियां, नोट्स में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी का नाम है। ये कैसे अलग है? ये नदियां प्रायद्वीपीय पठार या मध्य भारत की पहाड़ियों से निकलती हैं। अच्छा। इनमें पानी का मुख्य स्रोत बारिश है। हाँ। इसलिए ये कह सकते हैं कि मौसमी होती है। अच्छा, मौसमी। जी। बरसात में उफान पर होती हैं। जी। लेकिन गर्मियों में इनका पानी बहुत कम हो जाता है। जी। और कुछ छोटी नदियां तो सूख भी जाती हैं। ये हिमालय की नदियों से ज्यादा पुरानी मानी जाती हैं। हाँ। इनकी घाटियां ज्यादा चौड़ी और कम गहरी होती हैं। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां हैं जो उल्टी दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। हाँ, ये तो अलग है। जी। जबकि बाकी बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब पश्चिम से पूर्व बहकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। पानी की उपलब्धता के लिहाज से ये अंतर बहुत मायने रखता है। ये तो बहुत साफ अंतर है। एक तरफ साल भर बहने वाली ग्लेशियर से निकली नदियां, दूसरी तरफ बरसात पर निर्भर पुरानी नदियां। चलिए अब पानी के दूसरे स्रोतों पर आते हैं, झीलें और झरने। नोट्स में कुछ खास झीलों का जिक्र है। जम्मू कश्मीर की वुलर झील को भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताया गया है। हाँ, वुलर झील काफी बड़ी है और स्रोत बताते हैं कि ये विवर्तनिक गतिविधि से बनी है, मतलब जमीन के अंदर प्लेटों के खिसकने या मुड़ने जैसी हलचल से बनी प्राकृतिक झील। झेलम नदी का पानी इसमें आता जाता रहता है। अच्छा। इसके ठीक उलट ओडिशा की चिल्का झील है, जिसे स्रोत भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून बताते हैं। ये समुद्र के किनारे बनी एक बहुत बड़ी झील है जहां हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। जानकारी में राजस्थान की सांभर झील का भी जिक्र है जो नमक बनाने के लिए मशहूर है। केरल की वेम्बनाड झील जो बहुत लंबी है और नौका दौड़ के लिए जानी जाती है। और मणिपुर की लोकटक झील तो और भी अनोखी है। लोकटक झील, उसमें क्या खास है? लोकटक झील अपनी फुमड़ी के लिए मशहूर है। फुमड़ी? फुमड़ी मतलब तैरते हुए जमीन के टुकड़े जो असल में मिट्टी और पेड़ पौधों से बने होते हैं। क्या बात है, तैरते हुए? जी हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं
कि दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ इसी झील पर है। हर झील की अपनी एक अलग कहानी और अहमियत है। तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये तो सच में अनोखी बात है। और अब बात करते हैं झरनों की, जहाँ पानी ऊंचाई से गिरता है। नोट्स में कर्नाटक के कुंचिकल झरने का जिक्र है, जिसे सबसे ऊंचा बताया गया है। कुंचिकन झम्मान वाराही नदी पर है और भारत के सबसे ऊंचे झरनों में गिना जाता है। झरने आमतौर पर तब बनते हैं जब नदी का पानी किसी सख्त चट्टान के किनारे से नीचे नरम चट्टान पर गिरता है या किसी खड़ी ढलान से नीचे कूदता है। ये नज़ारे होते तो बहुत शानदार हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत कर्नाटका के ही जोग झरने का भी जिक्र करते हैं, जो अपनी चौड़ाई और पानी की मात्रा के लिए जाना जाता है, खासकर बरसात में। गोवा का दूध सागर झरना भी मशहूर है, जिसका पानी दूध जैसा सफेद दिखता है। ये जगह घूमने फिरने के लिए तो अच्छी हैं ही, कभी कभी इनसे बिजली बनाने का काम भी लिया जा सकता है। हालांकि इस पर स्रोतों में ज्यादा विस्तार नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने इन स्रोतों के जरिए भारत की जमीन का एक चक्कर लगाया। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर समुद्र के गर्म किनारों तक, उपजाऊ मैदानों से लेकर सूखे रेगिस्तान और पुराने पठारों तक। हमने साल भर बहने वाली और मौसमी नदियों को देखा, अनोखी झीलों और शानदार झरनों की बात की। ये वाकई में एक अविश्वसनीय रूप से विविध जमीन है। बिल्कुल। अगर इन सभी स्रोतों से एक मुख्य बात निकालनी हो तो वो है भौगोलिक विविधता। एक ही देश में इतने अलग अलग तरह के पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, तट और द्वीप मिलना कमाल की बात है। सही। और ये सिर्फ अलग अलग चीजें नहीं हैं, जैसा कि जानकारी इशारा करती है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहाड़ मौसम बनाते हैं, नदियां मैदान बनाती हैं, पठार खनिज देते हैं और नदियों को रास्ता दिखाते हैं, तट व्यापार और जीवन का जरिया बनते हैं। ये पूरा भौगोलिक ताना बाना यहाँ की जलवायु, मिट्टी, पेड़ पौधों, पानी के स्रोतों और आखिरकार यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके बसने के तरीकों को गहराई से प्रभावित करता है। इस जमीनी आधार को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो साफ उभर कर आती है इन स्रोतों से। ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं है, बल्कि एक जीती जागती बदलती हुई जमीन है। एकदम सही। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर आगे सोचा जा सकता है। वो क्या? ये जो जबरदस्त भौगोलिक विविधता हमने स्रोतों में देखी, ये भारत में दिखने वाली उतनी ही विशाल सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक विविधता को कैसे प्रभावित करती होगी। अलग अलग इलाकों के लोगों ने अपने खास माहौल के साथ कैसे तालमेल बिठाया होगा और इसने उनकी जिंदगी और समाज को कैसे गढ़ा होगा। ये कुछ ऐसा है जो इन भौगोलिक तथ्यों से आगे मानवीय पहलू की तरफ सोचने को मजबूर करता है। तो शुरुआत करते हैं भारत की जलवायु से। हम सब जानते हैं कि यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी है। हाँ, मानसूनी। साल मोटे तौर पर 4 मौसमों में बटा है: सर्दी, गर्मी, बरसात यानी मानसून और फिर शरद ऋतु। लेकिन ये सिर्फ कैलेंडर की बात नहीं है, है ना? मानसून का असर तो कहीं ज्यादा गहरा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मानसून महज एक मौसमी घटना नहीं है। नहीं, ये भारत के कृषि चक्र की, यहाँ के लोगों की जीवन शैली की, अरे यहाँ तक कि त्योहारों और संस्कृति की भी बुनियाद है। अच्छा। हाँ, कब बारिश होगी, कितनी होगी, कहाँ ज्यादा कहाँ कम, ये बातें सीधे तौर पर तय करती हैं कि खेतों में क्या और कैसे उगेगा। बिल्कुल, फसल पर सीधा असर। फसल अच्छी हुई तो मतलब गांव से लेके शहर तक अर्थव्यवस्था में रौनक आती है, और अगर मानसून रूठ गया तो चिंता बढ़ जाती है। हाँ, तो चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। ये हवाएं सचमुच भारत की किस्मत का एक बड़ा हिस्सा लिखती हैं। ये तो है। और हवा पानी के बाद जाहिर है जमीन की बात आती है, यानी मिट्टी। हाँ, मिट्टी भी उतनी महत्वपूर्ण है। भारत में इस मामले में भी कमाल की विविधता है। कहीं नदियों की लाई हुई बेहद उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। हाँ, एल्यूवियल सॉइल। तो कहीं दक्कन के पठार पर कपास के लिए जानी जाने वाली काली मिट्टी फैली है, ब्लैक सॉइल। बिल्कुल। फिर कम बारिश वाले इलाकों में लाल और पीली मिट्टी मिलती है, और जहाँ बहुत ज्यादा बारिश और गर्मी होती है वहाँ एक अलग ही किस्म की लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। हाँ, लैटेराइट। ये महज अलग अलग रंग या प्रकार नहीं है, इनका मतलब भी अलग अलग है ना? बिल्कुल। मिट्टी की यह विविधता ही भारत की कृषि विविधता की क्या कहते हैं पहचान है। अच्छा। हर मिट्टी की अपनी खासियत है, अपनी पसंद की फसल है। जैसे गंगा यमुना के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी, हाँ, वो चावल और गेहूं जैसी अनाज वाली फसलों के लिए वरदान है। सही। तो महाराष्ट्र और गुजरात की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। दक्षिण की लाल मिट्टी मोटे अनाज और दालों के लिए मुफीद है। तो मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग फसलें। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अलग अलग हिस्से
अपनी मिट्टी के हिसाब से खास फसलें उगाने में माहिर हो गए हैं। अच्छा। और ये विविधता सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहती, ये उस इलाके के खानपान और रहन सहन को भी प्रभावित करती है। ये दिलचस्प है कि कैसे जमीन का मिजाज सीधा थाली तक पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल। और इसी मिट्टी पर निर्भर है भारत की कृषि, जिसे अक्सर अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी। हाँ। यहाँ मुख्य तौर पर 2 फसल चक्र चलते हैं। एक खरीफ, जो मानसून की बारिश के साथ शुरू होता है, जैसे चावल, मक्का। हाँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें आती हैं। दूसरा है रबी, जो सर्दियों की फसल है, गेहूं, चना। गेहूं, चना, जौ, सरसों। लेकिन ये चक्र पूरी तरह मानसून के, क्या कहें, रहमो करम पर है। हाँ, निर्भरता बहुत ज्यादा है। यही बात इसे थोड़ा जोखिम भरा भी बना देती है। सही कहा आपने। और इसी जोखिम को कम करने के लिए सिंचाई की अहमियत वो बहुत बढ़ जाती है। हाँ, सिंचाई। भारत में खेती का एक बड़ा हिस्सा आज भी मानसून पर निर्भर है, लेकिन जहां मानसून का भरोसा नहीं या पानी की जरूरत ज्यादा है, हाँ, या पानी की जरूरत ज्यादा है, वहां सिंचाई के साधन ही सहारा बनते हैं। जैसे कुएं, तालाब। पुराने जमाने के कुओं और तालाबों से लेकर आज के नलकूप यानी ट्यूबवेल और नहरों के विशाल जाल तक, ये सब खेती को पानी पिलाने की कोशिशें हैं। पानी की यही उपलब्धता या कमी न सिर्फ ये तय करती है कि क्या उगेगा, बल्कि ये भी तय करती है कि उस इलाके में प्राकृतिक तौर पर किस तरह के पेड़ पौधे या जंगल होंगे। हाँ, ये सीधा कनेक्शन है। जैसी जलवायु और जितना पानी, वैसे पेड़ पौधे। बिल्कुल। भारत में इस मामले में भी गजब की रेंज है। पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व में घने सदाबहार वन हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। हाँ, जहाँ साल भर हरियाली रहती है। फिर एक बड़ा हिस्सा पतझड़ी वनों का है, डेसिडुअस, जिनके पत्ते साल में एक बार गिर जाते हैं। हाँ, राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में जाएं तो कंटीले वन और झाड़ियां दिखती हैं, थॉर्न फॉरेस्ट्स, जो कम पानी में जीना सीख गए हैं। और समुद्र के किनारों पर, खासकर बंगाल में सुंदरबन जैसी जगहों पर मैंग्रोव वन है। हाँ, मैंग्रोव्स, जो खारे पानी में भी फलते फूलते हैं। ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये अपने आप में पूरे इकोसिस्टम है। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा और गहराई में देखें तो ये अलग अलग तरह के जंगल दरअसल भारत की जलवायु और पानी की कहानी कह रहे हैं। अच्छा। ये बताते हैं कि कहाँ कितनी बारिश होती है, तापमान कैसा रहता है। ये उस इलाके के पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी तो है। जंगली जानवरों का घर है और कई समुदायों की आजीविका का साधन भी। तो जमीन के ऊपर ये हरियाली है और जमीन के नीचे भी खजाना छिपा है। सही बात, जमीन के नीचे का खजाना। भारत खनिज संसाधनों के मामले में भी काफी अमीर है। मिनरल रिसोर्सेज काफी हैं। यहाँ कोयला मिलता है, जो ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, खासकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में। बिल्कुल, कोल बेल्ट है पूरा। लौह अयस्क है, जिससे स्टील बनता है, और ये उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड में खूब मिलता है। आयरन ओर। हाँ, फिर बॉक्साइट है, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। अब्रक है, माइका, जो बिजली के सामान में इस्तेमाल होता है। मैंगनीज, चूना पत्थर। लिस्ट लंबी है। हाँ, लिस्ट लंबी है। और छोटा नागपुर के पठार का इलाका तो जैसे खनिजों का मतलब गढ़ ही कहलाता है। हाँ, उसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये खनिज महज पत्थर या धातु नहीं है। नहीं, ये आधुनिक उद्योगों की नींव है। अच्छा, कैसे? देखिए, लौह अयस्क के बिना स्टील नहीं बन सकता, और स्टील के बिना कारें, पुल, इमारतें बनाना मुश्किल है। सही बात है। कोयला आज भी भारत की ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है, खासकर बिजली बनाने वाले थर्मल पावर प्लांट और कई भारी उद्योगों के लिए। हाँ, थर्मल पावर। बॉक्साइट से बनने वाला एल्यूमिनियम हवाई जहाज से लेकर हमारे किचन के बर्तनों तक में इस्तेमाल होता है। तो ये खनिज सीधे तौर पर देश के औद्योगिक विकास से जुड़े हैं। तो इन्हीं खनिजों पर टिके हैं कई बड़े उद्योग। बिल्कुल। अगर हम उद्योगों की बात करें तो भारत में लौह इस्पात उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, स्टील इंडस्ट्री। फिर कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल, जो बहुत पुराना और फैला हुआ है। टेक्सटाइल तो काफी पुराना है। हाल के दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT सेक्टर ने तो मतलब धूम मचाई है। हाँ, IT का बूम तो देखा ही हमने। इनके अलावा सीमेंट उद्योग, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियां बनाने का उद्योग, चीनी उद्योग, रसायन उद्योग, कई तरह के उद्योग यहाँ फल फूल रहे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती या खनिजों तक ही सीमित नहीं है, इसमें काफी विविधता आ चुकी है। हाँ, और ये विविधता भी आपस में जुड़ी हुई है। जैसे कपड़ा उद्योग को ही लें, ये काफी हद तक कपास पर निर्भर करता है, और कपास की अच्छी खेती
काली मिट्टी वाले इलाकों में होती है। हाँ, वो कनेक्शन हमने पहले देखा था। इसी तरह चीनी उद्योग गन्ने पर निर्भर है, जो ज्यादा पानी और उपजाऊ मिट्टी वाले इलाकों में होता है। सही। तो उद्योग सिर्फ खनिजों पर ही नहीं, कृषि पर भी निर्भर है। अच्छा। खनिज, कृषि और उद्योग, ये तीनों मिलकर अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाते हैं। लेकिन ये पहिया सुचारू रूप से चले, इसके लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, इन सबको जोड़ने वाली कड़ी। क्या? यानी परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल सही। परिवहन, कच्चे माल को खदानों और खेतों से फैक्ट्रियों तक पहुंचाना, तैयार माल को बाजारों और बंदरगाहों तक ले जाना और करोड़ों लोगों को रोजाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसके बिना तो सब कुछ ठप पड़ जाएगा। सही कहा। लॉजिस्टिक्स। भारत में इसके लिए 4 मुख्य साधन हैं। सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल है, रोड नेटवर्क, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज अहम भूमिका निभाते हैं, जो शहरों और राज्यों को जोड़ते हैं। NHAI का काम दिखता है। फिर है भारतीय रेल, जो दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है और देश की लाइफलाइन मानी जाती है। रेलवे तो है ही लाइफलाइन। हवाई परिवहन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर बड़े शहरों के बीच। हाँ, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। और नदियों तथा समुद्र के रास्ते जल परिवहन भी होता है, हालांकि इसका इस्तेमाल अभी उतना व्यापक नहीं है जितना बाकी साधनों का। हाँ, वाटरवेज का पोटेंशियल अभी उतना एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है। तो इतने बड़े और भौगोलिक रूप से विविध देश के लिए, हाँ, जहाँ कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान, तो कहीं लंबा समुद्र तट, वहाँ एक मजबूत और मिला-जुला परिवहन नेटवर्क होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। सोचिए, उत्तर भारत का गेहूं दक्षिण तक कैसे पहुंचेगा, या गुजरात के बंदरगाह पर आया सामान देश के भीतरी इलाकों तक कैसे जाएगा। ये सब परिवहन के जरिए ही मुमकिन होता है। ये न सिर्फ व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, बल्कि देश को जोड़ने के लिए भी। हाँ, बल्कि देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए भी अहम है। अब अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये सारे टुकड़े ये जुड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, यही तो समझने की कोशिश कर रहे थे हम। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने देखा कि कैसे मानसून जलवायु को नियंत्रित करता है और जलवायु मिट्टी के प्रकार को तय करती है। हाँ। फिर मिट्टी ये निर्धारित करती है कि कहाँ कौन सी फसल उगेगी, यानी कृषि का स्वरूप कैसा होगा। बिल्कुल। कृषि की जरूरतें, खासकर पानी की मांग, सिंचाई व्यवस्थाओं को जन्म देती हैं और साथ ही उस इलाके की प्राकृतिक वनस्पति पर भी असर डालती हैं। सही। और इसके समानांतर जमीन के नीचे दबे खनिज उद्योगों के लिए कच्चा माल मुहैया कराते हैं। हाँ, मिनरल्स। ये उद्योग न सिर्फ खनिजों पर बल्कि कई बार कृषि उत्पादों पर भी निर्भर होते हैं, जैसे कपड़ा या चीनी उद्योग। हाँ, वो इंटरलिंक्ड है। ये उद्योग अर्थव्यवस्था को मजबूती और विविधता देते हैं। और फिर इन सभी आर्थिक गतिविधियों को, चाहे वो खेती हो, खनन हो या कारखानों में उत्पादन, संभव बनाने के लिए और आपस में जोड़ने के लिए परिवहन का एक जाल बिछाना पड़ता है। यानी सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक जटिल लेकिन तर्कसंगत तरीके से। बिल्कुल, इंटरकनेक्टेड। जलवायु से लेकर परिवहन तक हर कड़ी दूसरी कड़ी को प्रभावित कर रही है और उससे प्रभावित हो भी रही है। हाँ, एक साइकिल की तरह। एक को समझने के लिए दूसरे को जानना जरूरी है। ये वाकई एक गहरा ताना बाना है। संक्षेप में कहें तो भारत का भूगोल, यहाँ का मौसम, यहाँ की जमीन, यहाँ के जंगल, यहाँ के खनिज, ये सब मिलकर यहाँ की अर्थव्यवस्था की शक्ल तय करते हैं। हाँ। जिसमें खेती और उद्योग सबसे अहम है। और इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो बुनियादी ढांचा चाहिए, जैसे सिंचाई और परिवहन, वो भी इसी भूगोल और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से विकसित होता है। ये जो विविधता है और ये जो आपसी निर्भरता है, इंटरडिपेंडेंस, यही भारत की भौगोलिक और आर्थिक कहानी का सार है। सही। एक पहलू दूसरे के बिना अधूरा है। वाकई ये एक आकर्षक नजरिया है इन सभी जानकारियों को देखने का। इस दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद है कि श्रोताओं को भारत के भूगोल और अर्थव्यवस्था के इन आपस में जुड़े पहलुओं को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि मानसून, कृषि और अर्थव्यवस्था के बीच कितना गहरा और शायद नाजुक रिश्ता है। हाँ, नाजुक तो है। अब सोचिए, अगर भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के पैटर्न में बड़े बदलाव आते हैं, जैसा कि वैज्ञानिक अंदेशा जता रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, तो इसका भारत की कृषि पर, खाद्य सुरक्षा पर और पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? ये तो बड़ा सवाल है। और तब हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी?
क्या हमें सिंचाई और जल प्रबंधन पर और ज्यादा ध्यान देना होगा? शायद हाँ। परिवहन नेटवर्क को इन बदलावों के लिए कैसे तैयार करना होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। सही कहा। शायद इस पर सोचना लाजमी है। 2011 की जनगणना। बिल्कुल, 2011 की जनगणना तो एक तरह से आईना है। आंकड़े बताते हैं कि तब भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी। 121 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं। मतलब जनसंख्या घनत्व भी देखना होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। हाँ। फिर लिंगानुपात, मतलब हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। और साक्षरता दर। ये सब क्यों जरूरी है? देखिए, ये संकेतक सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि समाज का ताना बाना कैसा है, विकास किस दिशा में जा रहा है, चुनौतियां कहाँ हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर स्रोतों में जिक्र है कि अलग अलग राज्यों में लिंगानुपात में काफी फर्क है। अब ये फर्क क्यों है, ये अपने आप में एक गहरी सामाजिक कहानी कहता है। समझ गया। और इतनी बड़ी आबादी, 121 करोड़ लोग, उनकी जरूरतें, पानी, बिजली, खेती। हाँ बिल्कुल। यहाँ नदियों और उन पर बनी परियोजनाओं का रोल तो बहुत बड़ा हो जाता है। नोट्स में कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का जिक्र है। हाँ, जैसे सतलुज पर भाखड़ा नांगल। हाँ, और महानदी पर हीराकुंड। ये नाम तो बचपन से सुनते आए हम। बिल्कुल। लेकिन नोट्स में इनके बहुउद्देशीय होने पर, मतलब मल्टीपर्पज होने पर ज्यादा जोर दिया गया है। हाँ, और ये बहुउद्देशीय शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ बिजली बनाने या खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए नहीं बनी थी। अच्छा, और क्या मकसद थे? स्रोत बताते हैं कि इनका एक बड़ा मकसद बाढ़ को रोकना भी था, खासकर उन नदियों में जो मानसून में काफी पानी ले आती हैं, उग्र हो जाती हैं। हाँ, वो तो है। साथ ही इन बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा देना भी एक लक्ष्य था। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, तो यहाँ जो बात गौर करने लायक है, जैसा कि नोट्स इशारा करते हैं, वो ये कि कैसे इंजीनियरिंग का एक ही ढांचा कई अलग अलग मकसदों को साधने की कोशिश करता है। ये संसाधन प्रबंधन का एक, कह सकते हैं, महत्वाकांक्षी मॉडल है। हालांकि ये भी सच है, और नोट्स में दबे स्वरों में इसका जिक्र है कि इन परियोजनाओं से लोगों का विस्थापन भी हुआ, पर्यावरण पर भी असर पड़ा। तो तस्वीर थोड़ी जटिल है। हाँ, ये बात तो है, एक ही चीज के कई पहलू। और नदियों की बात चली है तो ये भी है कि भारत के कई सबसे पुराने और बड़े शहर इन्हीं नदियों के किनारे बसे हैं। बिल्कुल। नोट्स में उदाहरण है दिल्ली और आगरा, दोनों यमुना के किनारे। हाँ। पवित्र शहर हरिद्वार और जाहिर है वाराणसी, गंगा के किनारे। और पूर्व में कोलकाता, हुगली नदी के तट पर। सही। ये शहर सिर्फ नक्शे पर कुछ बिंदु नहीं है, ये तो जैसे इतिहास की लहरों पर तैरते जहाज हैं। क्या बात कही, बिल्कुल। दुनिया भर में ऐसा ही हुआ है। शुरुआती सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी। भारत भी अलग नहीं है। स्रोत बताते हैं कि कारण साफ थे, पीने और इस्तेमाल के लिए पानी चाहिए, खेती के लिए उपजाऊ जमीन अक्सर नदियों के पास मिलती है। और व्यापार। हाँ, और शायद सबसे जरूरी, व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए नदियां तब सबसे सस्ता और आसान रास्ता थी, जलमार्ग। सही। तो नदियों ने न सिर्फ इन शहरों को जन्म दिया, बल्कि जैसा कि नोट्स के विवरण इशारा करते हैं, उन्होंने सदियों तक इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी संस्कृति, इनके त्योहार, यहाँ तक कि इनकी पहचान को भी गढ़ाया है। सोचिए जरा, गंगा के घाटों के बिना वाराणसी या यमुना के किनारों के बिना दिल्ली, कल्पना करना भी मुश्किल है। सही कहा एकदम। अच्छा, शहरों की बात चल रही है तो एक और तरह के शहर हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है। कौन से? वो जो अपनी ठंडी आबोहवा और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, हमारे हिल स्टेशंस। हाँ। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, दक्षिण में ऊटी। अरे, नाम लेते ही जैसे पहाड़ों की ठंडी हवा का एहसास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन हिल स्टेशंस के पीछे भी एक इतिहास है। हाँ, क्या? नोट्स इशारा करते हैं कि इनमें से कई को ब्रिटिश काल में बसाया गया था, असल में मैदानी इलाकों की झुलसाती गर्मी से बचने के लिए। अच्छा, अंग्रेजों ने बसाए थे ये? हाँ, ज्यादातर। कुछ तो उनकी गर्मियों की राजधानियां भी बन गई थी। आज ये पर्यटन के बड़े केंद्र हैं। लेकिन ये सिर्फ ठंडी जगह नहीं है। नोट्स बताते हैं कि इनकी अपनी एक खास तरह की वास्तुकला है, जिसमें अक्सर वो पुरानी औपनिवेशिक शैली की झलक दिखती है। हाँ, देखा है मैंने। और इनका माहौल, इनकी वनस्पति, सब कुछ मैदानी शहरों से एकदम अलग है। एक धीमी रफ्तार वाली जिंदगी, सुकून, जो शहरी भागदौड़ से बिल्कुल अलग है। ये तो है।
और देखिए, शहरों और राज्यों की पहचान से जुड़ी एक और मजेदार चीज नोट्स में मिली। क्या? उनके भौगोलिक उपनाम, निकनेम्स। जैसे जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं, हाँ। उदयपुर झीलों का शहर कहलाता है, केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर। बिल्कुल। ये नाम कितने सटीक और यादगार हैं। ऐसा लगता है जैसे ये नाम उस जगह की आत्मा को पकड़ लेते हैं। हाँ, और ये सिर्फ कहने के लिए प्यारे नाम नहीं है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये उपनाम अक्सर उस जगह के इतिहास या भूगोल या अर्थव्यवस्था की किसी खासियत को दिखाते हैं। जैसे जयपुर का गुलाबी शहर नाम, वहाँ की इमारतों में खास गुलाबी रंग का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। ये एक शासक के आदेश पर हुआ था और फिर ये शहर की पहचान बन गया। अच्छा। उदयपुर अपनी खूबसूरत झीलों के लिए मशहूर है, जो असल में इंसानों ने बनाई हैं। केरल का मसाला व्यापार तो सदियों पुराना है, पूरी दुनिया से व्यापारी आते थे। और अहमदाबाद, मैनचेस्टर क्यों? क्योंकि एक जमाने में वो भारत के कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था। बहुत सारी मिलें थीं, तो उसकी तुलना औद्योगिक क्रांति के गढ़ ब्रिटेन के मैनचेस्टर से की गई। वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बातें हैं। हाँ, और यहाँ ये सोचना भी दिलचस्प हो जाता है, जैसा कि नोट शायद इशारा कर रहे, कि क्या ये उपनाम आज भी उतने ही सही बैठते हैं या वक्त के साथ शहर की पहचान कुछ बदल गई है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। पहचान कैसे बनती है और बदलती है। अच्छा, अब जरा देश के प्रशासनिक ढांचे पर आते हैं। ठीक है। नोट्स में जिक्र है कि भारत में इस वक्त 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाँ, वर्तमान में। और जाहिर है हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। बिल्कुल। जैसे महाराष्ट्र की मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी भी है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और पूरे देश की राजधानी तो नई दिल्ली है ही। हाँ, और राजधानी शहर सिर्फ प्रशासनिक केंद्र नहीं होते, जहाँ सरकारी दफ्तर हो या विधानसभा हो, तो ये सत्ता के केंद्र होते हैं, पावर सेंटर्स, जहाँ नीतियां बनती हैं, बड़े फैसले लिए जाते हैं। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ये शहर अक्सर इतिहास, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों के भी जरूरी केंद्र बन जाते हैं। राजधानी होने का दर्जा शहर के विकास और उसके चरित्र पर बहुत गहरा असर डालता है। सही बात है। ये वो जगह हैं जहाँ से देश की दिशा तय होती है, एक तरह से। बिल्कुल। और इस विशाल देश की तस्वीर तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम इसके मूल निवासियों की बात न करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारे स्रोतों में भारतीय जनजातियों का भी जिक्र है, जिन्हें अक्सर आदिवासी कहा जाता है। हाँ, आदिवासी समुदाय। भील, गोंड, संथाल, मुंडा, नोट्स में कुछ प्रमुख जनजातियों के नाम दिए गए हैं। ये समुदाय भारत की आबादी का एक अहम हिस्सा हैं। बिल्कुल अहम हिस्सा, और ये पहचान भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ है। इन आदिवासी समुदायों की अपनी विशिष्ट और अक्सर बहुत प्राचीन संस्कृतियां हैं। उनकी अपनी भाषाएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं, कलाएं हैं, और प्रकृति के साथ जीने का उनका अपना एक अलग तरीका है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। वाह। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये समुदाय भारत की पहचान को एक अनोखी गहराई और समृद्धि देते हैं। उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि भारत सिर्फ एक रंग का देश नहीं है, ये कई रंगों, कई आवाजों का एक गुलदस्ता है, अनेकता में एकता का जीता जागता उदाहरण। सही कहा। और उनका ज्ञान, खासकर पर्यावरण को लेकर, पारंपरिक चिकित्सा को लेकर, वो एक अमूल्य धरोहर है जिसे समझने और सहेजने की जरूरत है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें इन अलग अलग स्रोतों को, जनगणना के आंकड़े, नदी परियोजनाओं के नोट्स, शहरों की कहानियां, हिल स्टेशनों की हवाएं, उपनामों की पहेलियां, राजधानियों का महत्व और आदिवासी समुदायों की विरासत। हाँ, इन सबको जोड़कर देखें तो भारत की एक बड़ी ही दिलचस्प और कह सकते हैं बहुआयामी तस्वीर उभरती है। को ये सारे बिंदु, चाहे वो जनसंख्या के आंकड़े हों या किसी शहर का कोई मजेदार सा उपनाम हो या किसी नदी परियोजना का मकसद हो, ये सब अलग अलग धागे की तरह हैं। लेकिन जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो भारत की जटिलता, उसकी विशालता और उसकी जो अद्भुत विविधता है, उसका एक पैटर्न नजर आता है। हाँ। ये सभी तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं और मिलकर उस भारत का निर्माण करते हैं जिसे हम आज जानते हैं। बिल्कुल। ये जानकारी हमें उस बड़ी तस्वीर को समझने के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु देती है। हाँ, और इसी समझ के आधार पर एक सवाल मन में उठता है, मतलब जिस पर शायद आगे और सोचा जा सकता है। क्या? कि भारत की ये जो गहरी भौगोलिक और सामाजिक विविधता है, और खास तौर पर इसके आदिवासी समुदायों की जो अनूठी सांस्कृतिक विरासत है,
उनका जो पारंपरिक ज्ञान है हाँ, वो आने वाले समय में भारत के विकास के रास्ते को और दुनिया में उसकी पहचान को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। ये बहुत गहरा सवाल है। क्या ये विविधता भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में हमारी ताकत बनेगी या फिर इससे नई तरह की जटिलताएं पैदा होंगी? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो मतलब इन स्रोतों को पढ़ने के बाद जहन में घूमता रहता है। बिल्कुल, और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।